नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लियर टू पॉइंट में। दोस्तों, ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है और ये जो मेरा नया यूट्यूब चैनल है ये टोटल जीएस का पैकेज है। यानी कि आपका जीएस चाहे वो हिस्ट्री हो या फिर ज्योग्राफी हो या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर अन्य किसी प्रकार का जीएस का सिलेबस जो कि मेरे इस चैनल पे कवर किया जाएगा। और मेरे द्वारा जो बनाए गए वीडियोज़ हैं वो आपके लिए सभी प्रकार की परीक्षाओं में, चाहे वो आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो या फिर यूपीपीएससी का पेपर दे रहे हो या फिर एसएससी का पेपर आप दे रहे हो या रेलवे का या टेट का, पेट का या किसी भी स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरा जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को देखिए, और जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, जो मेरा पहला वीडियो है वो उसमें मैंने एक ऐसे टॉपिक को लिया है जो कि ऑलमोस्ट सभी प्रकार की परीक्षाओं में उससे रिलेटेड प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आप कोई भी पेपर दीजिए, अगर आपने दिया होगा तो आपको पता होगा, या अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो ये जान लीजिए कि ये जो टॉपिक है इस टॉपिक में से एक या दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों का अवलोकन। यानी कि ये आधुनिक भारत यानी कि 18वीं शताब्दी में जो कि हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां व्याप्त थी, उनको दूर करने के लिए जिन आंदोलनों का प्रवर्तन हुआ उसे सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन के नाम से हम जानते हैं। और इसमें कई प्रकार के आंदोलन चलाए गए, जो कि कुछ प्रमुख आंदोलन जो कि आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। आप अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन हैं जिन्होंने भारत की राजनीति में बहुत ही सशक्त रूप से प्रभावित किया। तो उसमें कुछ प्रमुख आंदोलनों में आइए देखते हैं। एक है हमारा ब्रह्म सभा, या जिसको हम ब्रह्म समाज कहते हैं। फिर आता है प्रार्थना सभा, यंग बंगाल आंदोलन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये एक पर्सनल व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। परमहंस मंडली, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सोशल इंडिया लीग एवं अन्य प्रमुख सामाजिक सुधारकर्ता के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। तो इन सब में से जो हमारा पहला टॉपिक है ब्रह्म सभा, इसके बारे में आइए हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो ब्रह्म सभा और राजा राम मोहन राय। तो जैसा कि आपको पता है कि ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय कौन है, आइए देखते हैं। तो राजा राम मोहन राय हमारे देश के एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे, जिनका जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 1833 में इंग्लैंड में हुई थी। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि ऐसे कौन सा भारत का समाज सुधारक है जिसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई है। तो हमारा जवाब होगा राजा राम मोहन राय। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, ब्रिस्टल में, जो कि इंग्लैंड में है। इसके अलावा आइए देखते हैं, इनके पिता का नाम रमाकांत और माता का नाम तारिणी देवी था। इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1809 से 1814 तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य भी किया। यानी कि यह खुद ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे और ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते हुए इन्होंने अनेक चीज़ों का अनुभव किया। और इसके अलावा इन्होंने फ्रांस और इंग्लैंड का भ्रमण भी किया। इनको राजा की जो उपाधि है, राजा इनकी उपाधि है जो कि मुग़ल सम्राट अकबर द्वितीय ने इनको प्रदान की थी। और क्यों प्रदान की थी, क्योंकि यह मुग़ल सम्राट अकबर द्वितीय के कुछ पेंशन संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए इंग्लैंड की यात्रा की थी। इस बात से खुश होकर अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। ऐसा कई प्रश्नों में क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुग़ल सम्राट ने दी थी। तो हमारा आंसर होगा अकबर द्वितीय ने। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये आप फोटो देख सकते हैं, ये राजा राम मोहन राय का फोटो है। इसके बाद अन्य उपाधियों की बात करते हैं। तो राजा राम मोहन राय को जो उपाधियाँ मिली हैं उसमें तो एक सबसे पहली उपाधि है भारतीय पुनर्जागरण का जनक। यानी कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों के प्रति सबसे प्रथम प्रयास राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। इसलिए इन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः जागना, इसलिए इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इसके अलावा
आधुनिक भारत के निर्माता की उपाधि भी इन्हें मिली हुई है। एवं कई सारे पत्रिकाओं का संचालन करने के लिए इनको भारतीय भाषी प्रेस के प्रवर्तक या भारतीय प्रेस के जन्मदाता भी इनको हम कहते हैं। अब आइए कुछ उनके प्रमुख कार्यों के बारे में हम जानते हैं। तो 1809 में इन्होंने एकेश्वरवादी को उपहार नामक की पुस्तक लिखी और अपने मत के समर्थन में वेदों और उपनिषद का अनुवाद इन्होंने बंगाली भाषा में किया और बताया कि प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र भी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हैं। यहाँ पे एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ही ईश्वर में विश्वास करना। एकेश्वरवाद का क्या मतलब होता है? एक ही ईश्वर में विश्वास करना। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में आपको पता है कि बहुदेववाद का प्रचलन है, तो इन्होंने एकेश्वरवाद पे बल दिया था। इसके अलावा 1814 में कलकत्ता में इन्होंने आत्मीय सभा, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और इसको आत्मीय सभा को मित्रों का समाज के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा एवं सामाजिक बुराइयों की आलोचना की। यानी कि इन्होंने जो मूर्ति पूजा था, जाति प्रथा व्याप्त थी हिंदू धर्म की। जैसा कि आपको पता है कि जाति प्रथा एक बहुत ही ऐसी बीमारी थी जो कि उस समय हिंदू धर्म उससे जकड़ा हुआ था, तो इसकी इन्होंने घोर आलोचना की थी। एवं दूसरे धर्मों की उन बातों को भी इन्होंने ग्रहण किया जो कि वह हिंदू धर्म के योग्य समझते थे। इस मतलब कि दूसरे धर्मों में जो अच्छी अच्छी बातें थी उसको भी इन्होंने ग्रहण किया। इसके अलावा 1820 में इन्होंने प्रिंसेस ऑफ जीसस नाम की पुस्तक लिखी। यानी कि प्रिंसेस ऑफ जीसस नाम की पुस्तक का प्रकाशन या इन्होंने किस सन में लिखा था? तो 1820 में। अब आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के समर्थक थे। यानी कि वह अंग्रेजी शिक्षा के भी समर्थक थे। उनका मानना था कि भारतीय पुरानी परंपराओं में जकड़ा हुआ है, क्योंकि वह पुराने तरीके से शिक्षा को ग्रहण करता है। अगर उसे आधुनिक बनना है, उसे समाज में आगे बढ़ना है और अपने समाज में व्याप्त बुराइयों को अगर दूर करना है, तो उसे पश्चिमी शिक्षा यानी कि अंग्रेजी की शिक्षा लेना अनिवार्य है। इसलिए उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया था। और उन्होंने डेविड हेयर, ये नाम को आप लोग नोट कर लीजिए, डेविड हेयर को 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहायता की। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो डेविड हेयर ने की थी। और डेविड हेयर की सहायता इसमें किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। इसके अलावा 1817 में ही कलकत्ता में एक इंग्लिश स्कूल को राजा राम मोहन राय ने खोला था और इस स्कूल में फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक दांते, रूसो और वॉल्टेयर के दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। यानी कि वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1825 में। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। तो सती प्रथा एक ऐसी बुराई थी हिंदू धर्म की जो कि स्त्रियों के लिए बहुत ही दुष्कर थी और यह बुराई उस समय अपने चरम सीमा पे थी। तो इन्होंने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। सती प्रथा क्या होता है मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और सती प्रथा का विरोध इन्होंने क्यों किया? क्योंकि इनकी खुद की भाभी, ये चूँकि बाहर थे, उसी समय इनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु होने पर उनकी भाभी को सती होना पड़ता है। सती होने का मतलब जब स्त्री का पति मर जाता था तो उसको भी उसी आग के हवाले कर दिया जाता था जिस आग में उसके पति की लाश को या शव को जलाया जाता था और यह कार्य स्त्री की इच्छा के विरुद्ध किया जाता था। तो सती प्रथा का इन्होंने कड़ा विरोध किया। 1818 में उन्होंने अपना सती प्रथा का अभियान चालू किया। यानी कि इन्होंने सती प्रथा का अभियान कब चालू किया? 1818 में। अगर आपसे पूछा जाए कि कब चालू किया तो आंसर आपका 1818 होगा, न कि 1829 होगा। 1829 में इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। यानी कि इनके प्रयासों से इस कुप्रथा को समाप्त करने में सहायता मिली। किसकी सहायता से? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, 1829 में। और यह
किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो यह 17वें नियम या अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया था। आपको एक बात याद रखनी है कि 1829 में यह बंगाल क्षेत्र में, यानी कि 1829 में केवल यह बंगाल क्षेत्र में ही प्रतिबंधित किया गया था, न कि पूरे भारत में या अंग्रेजी शासित क्षेत्रों में। 1829 में यह बंगाल क्षेत्र में प्रतिबंधित किया गया था। अब आइए देखते हैं कि सती प्रथा क्या है, कुछ उसके बारे में डिटेल से हम देखते हैं। तो सती प्रथा का अगर हम बात करें तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख 510 ईस्वी में गुप्त शासक भानुगुप्त के एरण्य अभिलेख से हमें पता चलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार ये IAS PCS की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो गुप्त काल में हमें इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और कहाँ मिलता है? गुप्त शासक भानुगुप्त के एरण्य अभिलेख से। और एरण्य अभिलेख कहाँ है? यह मध्य प्रदेश के विदिशा में है। इसके बाद गुप्त शासन में इसका पता लगने के बाद पूर्व मध्यकाल में सती प्रथा अपने चरम में था। पूर्व मध्यकाल का मतलब आपका 700 से 1000 ईस्वी के आसपास ये अपने चरम में था। और बाद में घटनाएं अक्सर सती प्रथा की मिलती रही। मुगलों में हुमायूं ने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। यानी अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस मुगल वंश ने सर्वप्रथम सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किया था या प्रयास किया था, तो हुमायूं। और अकबर ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। ये आप देख रहे हैं, ये फोटो में ये महिला जो है अपने पति के साथ उसकी चिता पे जल जा रही है, यही सती प्रथा है। और एक दोस्तों होता है जौहर प्रथा। तो जौहर प्रथा और सती प्रथा में आपको अंतर समझने की आवश्यकता है। जौहर प्रथा जो है वह महिलाएं अपनी इच्छा के अनुसार बाहर के आक्रमणकारियों से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए आग में कूद जाती थी। जबकि सती प्रथा में स्त्री की, जिसका पति की मृत्यु हो चुकी थी, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको जलने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके अलावा पुर्तगालियों ने भी 1515 तक गोवा में, क्योंकि उस समय गोवा पे आपको पता ही होगा कि पुर्तगालियों का कब्जा था, और डच और फ्रेंच ने इसे हुगली और पौंडीचेरी में प्रतिबंधित इसको किया था। यानी कि पुर्तगालियों ने भी, डच और फ्रेंच ने भी इस प्रथा पर, कुप्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। और 1861 में महारानी विक्टोरिया ने संपूर्ण भारत में सती प्रथा को लागू कर दिया। यानी कि 1829 में जो लागू हुआ था बंगाल में, और उसके बाद मैं बात करूं 1830 में यह कहाँ लागू हुआ था? अंग्रेजी क्षेत्र वाले स्थानों पे, जैसे कि बम्बई, तीनों प्रेसिडेंसियों में, बम्बई, बॉम्बे और मद्रास में भी यह लागू हो गया। कब? 1830 में। 1829 में यह लागू हुआ था बंगाल क्षेत्र में, लेकिन 1830 में यह बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में भी लागू हुआ। इसके बाद 1861 में महारानी विक्टोरिया ने इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया था। सती प्रथा उन्मूलन में राजा राम मोहन की सहायता विलियम कैरी नाम के एक मिशनरी ने की थी। तो अगर ये पूछा जाए कि सती प्रथा के उन्मूलन में राजा राम मोहन राय की सहायता किसने की थी, तो विलियम कैरी। विलियम कैरी कौन थे? विलियम कैरी एक मिशनरी थे। मिशनरी का मतलब जो कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत में आए थे, उनको मिशनरी बोला जाता था। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, बहुपत्नी विवाह का भी विरोध किया। बहुपत्नी विवाह का मतलब एक व्यक्ति के द्वारा कई पत्नियां रखना, इसको बहुपत्नी विवाह बोला जाता था। यह भी एक कुप्रथा थी जिसका इन्होंने विरोध किया। इसके अलावा इन्होंने स्त्री को उसके पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलने की भी वकालत की। यानी कि यह चाहते थे कि स्त्रियों को उनके पिता के संपत्ति में अधिकार मिले, जो कि इस समय हाल ही में एक कानून पास हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, जिसमें कि महिलाओं को भी अपने पिता की संपत्ति में अधिकार देने की बात कही गई है। अब आइए कुछ देखते हैं ब्रह्म समाज के बारे में, जो कि आपका पहला टॉपिक है, समाज सुधारक आंदोलनों में ब्रह्म समाज। आइए देखते हैं ब्रह्म समाज क्या था और इसकी स्थापना कब हुई थी और इसमें किन 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 तथ्यों का इसमें समावेश था। तो ब्रह्म समाज की बात की जाए तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1928 में। दोस्तों ये गलत हो गया है, ये 8 नहीं होगा, इसको आप लोग काट लीजिएगा। 1828 में, ये 1900 नहीं है, ये 1828 इसको कर लीजिएगा। 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी और प्रारंभ में इसका नाम ब्रह्म सभा था, जो कि बाद में बदल के ब्रह्म समाज रख दिया गया था। यह एक धार्मिक
सामाजिक सुधार आंदोलन था। धार्मिक और सामाजिक मतलब धर्म में सुधार और समाज दोनों में सुधार, क्योंकि धर्म में व्याप्त बुराइयां थी, उसको दूर करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। और जब धर्म में सुधार होगा तो समाज में ऑटोमेटिक सुधार होगा। इसके बाद आइए देखते हैं कि ब्रह्म समाज के मूल उद्देश्य क्या क्या थे। इसके मूल उद्देश्य थे एकेश्वरवाद का समर्थन और मूर्ति पूजा का विरोध करना, हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, नैतिकता पे बल देना, छुआछूत का विरोध करना, अंधविश्वास और जाति प्रथा का विरोध करना, अंग्रेजी और बांग्ला शिक्षा का समर्थन करना और धार्मिक पुस्तकों में अविश्वास। यानी कि यह आपके ब्रह्म समाज के मुख्य उद्देश्य थे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। इसके बाद राजा राम मोहन राय की मृत्यु होने के बाद, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब होती है? 1833 में। कहाँ पे? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ब्रह्म समाज की बागडोर जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में चली जाती है। और रविंद्रनाथ टैगोर के जो पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर, यह 1842 में इस समाज से जुड़े थे। किससे? ब्रह्म समाज से। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को ईसाई और वैदांतिक कर्मकांड से बचाने का प्रयास किया और हिंदू धर्म को सुधारने का भी उन्होंने प्रयास किया। ये भी एक महान समाज सुधारक थे। इसके अलावा देवेंद्रनाथ के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने विधवा विवाह का समर्थन किया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया और आडंबरपूर्ण धार्मिक कर्मकांड को समाप्त करने का सराहनीय कार्य किया। अगर आपसे पूछा जाए कि देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने किन किन उपलब्धियों को प्राप्त किया, तो आप इनको लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक और महान समाज सुधारक जो इस समाज से जुड़े थे वो हैं केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने 1858 में इस समाज की सदस्यता को ग्रहण किया था और देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्हें ब्रह्म समाज का आचार्य घोषित किया गया था। किनको? केशव चंद्र सेन को। तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज की शाखाएं बंगाल के बाहर संयुक्त प्रांत, जो कि वर्तमान का उत्तर प्रदेश है, बम्बई, मद्रास एवं पंजाब में भी फैल गई। यानी कि बंगाल के बाहर, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बंगाल के बाहर ब्रह्म समाज की शाखाओं के स्थानांतरण में किसका हाथ है, तो केशव चंद्र सेन का हाथ है। केशव चंद्र सेन के समय में ही ब्रह्म समाज की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। किंतु केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचार के कारण एवं समाज के अंतर्राष्ट्रीय कारण, यानी कि केशव चंद्र सेन चाहते थे कि ब्रह्म समाज का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो, यानी कि यह विदेशों में भी इसकी शाखाएं खुले। इस मुद्दे पे, समाज में सभी धर्मों की शिक्षा के मुद्दे पे और अंतर्राष्ट्रीय विवाह को बढ़ावा देने के मुद्दे पर देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ इनका मतभेद हो जाता है और इस कारण देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 में इनको आचार्य पद से बर्खास्त कर देते हैं। जब इनको आचार्य पद से बर्खास्त कर दिया जाता है तो 1866 में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली। भारतीय ब्रह्म समाज या नव ब्रह्म समाज की स्थापना कर लेते हैं और जो देवेंद्रनाथ ठाकुर या देवेंद्रनाथ टैगोर का जो प्राचीन ब्रह्म समाज था उसको अब आदि ब्रह्म समाज के नाम से हम जानने लगते हैं। तो आदि ब्रह्म समाज के नाम से हम किसके या आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने या देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसके बाद पुनः 1878 में सेन के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह वैदिक कर्मकांड से करने के कारण उनके जो साथी होते हैं उनसे भी उनका मतभेद हो जाता है और तब सेन के द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है, यानी कि एक और ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। तो ये जो तीनों सभी ब्रह्म समाज हैं यह मूल रूप से ब्रह्म समाज की ही शाखाएँ थी, जो किन्हीं अलग अलग कारणों से वो अलग अलग हो गई थी। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने ब्रह्म समाज के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली है और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए सामाजिक आंदोलन के साथ मैं आऊँगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।